हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे और संसद से ही एग्जाम में कई सारे प्रश्न आ जाते हैं, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो इनके बारे में भी कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। तो शुरू करते हैं संसद के बारे में, ठीक है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को सपने को साकार करने के लिए भारत में संविधान निर्माताओं ने 3 स्तंभ गठित किए हैं। यानी कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। भारत में जो भी जनता पर शासन करता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। इसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, तो वो मुख्यमंत्री भी जनता का ही प्रतिनिधि होता है। तो इसी तरह लोकतंत्र देश में स्थापित है। तो लोकतंत्र के सपने को साकार करने के लिए भारत में 3 अंग कार्य करते हैं। एक होता है विधायिका, जिसे हम भारत की संसद बोलते हैं। यानी कि विधायिका देश में कानून बनाने का कार्य करती है। देश की सर्वोच्च संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है वो संसद है। इसके कानून पूरे देश पर भी लागू हो सकते हैं। यानी कि संसद के पास इतनी पावर है कि वो ऐसा कानून भी बना सकती है जो पूरे देश पर लागू हो, और ऐसा कानून भी बना सकती है जो किसी विशेष छोटे क्षेत्र पर लागू हो। देश की सबसे बड़ी संस्था है जो कानून बनाने वाली है, ठीक है ना। कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद है। इसी प्रकार लोकतंत्र का ही शासन व्यवस्था का दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसी कानूनों के हिसाब से देश में शासन करने का काम कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में जो भी सदस्य होते हैं वो विधायिका से आते हैं। यानी कि विधायिका से ही कुछ सदस्य चुनकर अपन कार्यपालिका का गठन करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका देश में शासन करती है। इसी प्रकार तीसरा अंग है न्यायपालिका। जनता को न्याय प्रदान करने के लिए विधायिका और कार्यपालिका अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य करे, इसको भी नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। हो सकता है विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो कि एक तरह से लोकतंत्र के बीच में रुकावट हो, जनता के हित का न हो, तो ऐसे कानूनों को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका कार्य करती है। एक तरह से लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से सफल करने के लिए, संविधान के सिद्धांतों को बिल्कुल सफल करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपनी बराबर भागीदारी देते हैं। न तो किसी अंग के पास अन्य दोनों से ज्यादा शक्तियां हैं, तीनों के पास समांतर शक्तियां हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आज हम विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में। संसद, देखिए संविधान में संसद का बारे में भाग 5 में लिखा हुआ है। भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 79 में लिखा हुआ कि हमारे भारत के लिए एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे। यानी कि संसद में कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो होगी लोकसभा, एक होगा राष्ट्रपति, और संसद का तीसरा अंग होगा राज्यसभा। देखिए भारत में जो ये संसदीय व्यवस्था है ना, ये ब्रिटेन के मॉडल पर ही आधारित है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों ने उनके देश की जो प्रणाली थी, संसदीय व्यवस्था, उसको भारत में भी लागू कर दिया, और वही प्रणाली कई सालों से चालू आ रही थी, एक तरह से प्रभावी थी देश में। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने ये भी यही सोचा कि जब हमारे देश ने इस व्यवस्था का कई सालों का अनुभव प्राप्त कर ही लिया है तो क्यों न इसी पद्धति को आगे बढ़ाया जाए।
और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को देश में लागू किया। बस एक अंतर यह है कि वहां पर जो तीसरा अंग है राष्ट्रपति, उसका वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता। भारत में तो राष्ट्रपति है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी इसका निर्वाचन होता है, या तो प्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। भारत में अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसका निर्वाचन जनता नहीं करती, लेकिन फिर भी चुनाव होता है। लेकिन वहीं ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह इसके समान वहां पर राजा या रानी होता है, और राजा या रानी का कोई चुनाव नहीं होता, बिल्कुल उसका पुत्र या पत्नी वंशानुगत होता है वो पद। तो यहां पर एक अंतर यह है। बाकी जो अन्य दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर भी वैसे ही दो सदन है। राज्यसभा के समान एक सदन है जिसको अपन हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और लोकसभा के समान ही एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो अब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सदन है लोकसभा। देखिए लोकसभा के कई सारे नाम है, तो नामों से भी कई सारे प्रश्न पूछ लेता है। लोकसभा को अपन जनता का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। जनता का सदन 1954 में इसका नाम लोकसभा किया गया था। 1954 से पहले, यानी कि 1954 में ही जनता का सदन बोला जाता था, लेकिन 1954 में इसका नाम चेंज करके लोकसभा कर दिया गया। उस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलकर जी। गणेश वासुदेव मावलकर जी। हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव 1951-52 में हुए, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष यही बने थे जीवी मावलकर जी। तो इन्होंने ही 14 मई 1954 को जनता का सदन का नाम चेंज करके लोकसभा कर दिया। लोकसभा के कई अन्य नाम भी है, इसको अपन निम्न सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन। ज्यादातर कानून इसी सभा में लाए जाते हैं, इसलिए इसको चर्चित सभा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चर्चा होती है। चर्चित सभा। प्रथम सदन भी होता है ये, प्रथम सदन। तो इन नामों को याद रखिएगा, लोकसभा, जनता का सदन, निम्न सदन, चर्चित सभा, प्रथम सदन। इसी प्रकार राज्यसभा है। राज्यसभा के भी नाम है, इसको अपन बड़ों की सभा बोलते हैं। बड़ों की सभा। इसका नाम राज्य परिषद था, राज्य परिषद। लेकिन 23 अगस्त 1954 में राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया। ठीक है ना। तो इससे पहले अपन इसको राज्य परिषद बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसके और भी नाम है, जैसे उच्च सदन। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। ये सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको जनता का सदन बोलते हैं। और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य परिषद होता है। राज्यों का सदन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमने नाम देख लिए। अब हम प्रत्येक सदन के में कितने सदस्य होते हैं, उनको किस प्रकार चुना जाता है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो पहले अपन लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 79 में तो संसद के बारे में है कि संसद के 3 अंगों के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा के बारे में, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के बारे में। तो पहले अपन राज्यसभा के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लगातार समझेंगे ना। अनुच्छेद 79 के बाद में 80, फिर 81। तो देखिए राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य चुने जाएंगे, अधिकतम, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति बिना निर्वाचन के इनको सीधा चुन लेगा।
12 सदस्य ऐसे होंगे जिनको राष्ट्रपति चुन लेगा और सरकार के कहने पर 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे। लेकिन किनको चुना जाएगा? ऐसे सदस्यों को चुना जाएगा जिनको राष्ट्रपति की नजर में लगता है कि इनको साहित्य का ज्ञान हो, भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान हो, जैसे साहित्य का, कला का, विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, राजनीति का। इस प्रकार से भिन्न भिन्न विषयों में वो पारंगत होने चाहिए। उन्हीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त करता है। बचे 238 सदस्य। ये हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य हैं राज्यसभा में? 250। 12 सदस्य मनोनीत और 238 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इतने नहीं चुने जा रहे हैं, ये तो अधिकतम की संख्या दी हुई है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य चुने जा रहे हैं, जिसमें से 12 सदस्य तो मनोनीत हैं, यानी कि मनोनीत तो चुने जा रहे हैं 12 ही, और 245 में से 12 गए थे 233 सदस्य। 233 सदस्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा रहे हैं। 233 में से 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और 225 28 राज्यों से। 28 राज्यों से। राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं विधायक, वे विधायकी अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। तो 225 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? उन्हीं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। यह संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों को उन्हीं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित करेंगे। और किस चुनाव की प्रणाली से? अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है, यानी कि जनता इनको नहीं चुनती, इनको उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। और किस तरह चुनाव होता है उसको एक अलग वीडियो में समझेंगे। अभी तो आपसे ये समझिए कि अप्रत्यक्ष तरीके से इनका चुनाव होता है। कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य। इसी प्रकार 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से भी चुने जाते हैं, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 सदस्य चुने जा रहे हैं। लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं चुने जाते, क्योंकि कुछ की जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए वर्तमान में केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, दिल्ली में 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 4 है, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी 1 सीट है जो कि राज्यसभा की है। देखिए अनुच्छेद 80 में यह नहीं लिखा गया है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनसे इन 3, 4 और 1 8 सदस्यों को किस प्रकार चुना जाएगा। इनको चुनने का तरीका अनुच्छेद 80 में नहीं दिया है। केवल इतना कहा गया है कि संसद इनके चुनने को तरीके को निर्धारित कर सकती है। संसद में कोई कानून बनाकर इस प्रक्रिया को तय कर सकती है। इसीलिए संसद ने एक अधिनियम था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, यहां पे लिख देता हूं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। इसी में एक धारा है 27 का है, तो इसी में एक प्रावधान कर दिया, 27 का में जोड़ दिया कि केंद्र शासित प्रदेशों से भी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उसी तरीके से होगा जिस तरीके से राज्यों से होता है। यानी इनको भी कौन चुनेगा? दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य ही इन सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजेंगे। तो इस प्रकार दोनों जगहों पर चुनाव की प्रणाली समान हो गई है। वर्तमान में राज्यों से 225 सदस्य चुने जा रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य चुने जा रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है
कि किस राज्य को और किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त है, ये कहां लिखा हुआ है। तो देखिए इसका वर्णन संविधान की अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। अनुसूची 4 में लिखा हुआ है कि इस राज्य को राज्यसभा में इतनी सीटें हैं। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान लिखा हुआ और राजस्थान के आगे 10 सीटें लिखा हुआ है कि राजस्थान के लिए राज्यसभा में 10 सीटें हैं। इसी प्रकार यूपी है तो यूपी के लिए 31 सीटें हैं। तो भिन्न भिन्न राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखा हुआ है, जिनको राज्यसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं है, उसके आगे खाली है। ठीक है, तो वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 250। ये अधिकतम की संख्या जो कि संविधान में लिखी हुई है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं, 12 मनोनीत। लेकिन वर्तमान में 238 नहीं चुने जा रहे हैं, केवल 233 सदस्य ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा रहे हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर प्रश्न आए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, तो 250। लेकिन वर्तमान में कितने चुने जा रहे हैं? 245। ठीक है, तो अब लोकसभा पे चलते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं, इसको किस प्रकार चुना जाता है। देखिए लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है कि वर्तमान में यानी कि लोकसभा के अधिकतम 550 सदस्य चुने जाएंगे। अधिकतम कितने? 550 सदस्य चुने जा सकते हैं, जिसमें से 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, 8 संघ शासित प्रदेशों से, और बाकी बचे 530 सदस्य 28 राज्यों से चुने जा सकते हैं, 28 राज्यों से। ठीक है, ये तो अधिकतम की व्यवस्था है कि अधिकतम 550 चुने जा सकते हैं, जिसमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन इतने नहीं चुने जा रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य चुने जा रहे हैं, जिसमें से 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और बचे हुए 524 सदस्य 28 राज्यों से चुने जा रहे हैं। तो अभी हमने 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें हमने वोट डाला था, तो 28 राज्यों से तो 524 सदस्य चुने गए थे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य चुने गए थे। तो वर्तमान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 543 चुने जा रहे हैं वर्तमान में। ठीक है ना, अगर यह प्रश्न आए कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं वर्तमान में, तो 550 इसका आंसर हो जाएगा। चुने जा सकते हैं 545, लेकिन चुने कितने जा रहे हैं? 543। देखिए अभी भी समझते हैं कि इनका चुनाव किस प्रकार होता है। 28 राज्यों से 530 सदस्य चुने जाते हैं और इनका चुनाव जनता करती है, यानी इनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है और जनता इनको चुनती है। अभी हमने वोट डाला था, तो हमने वोट में इन्हीं को ही तो चुना था। तो इसका वर्णन संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 81 में कि 530 सदस्यों को जनता चुनेगी, और जो 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले, इनका चुनाव जनता करती है। लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है कि इनको किस प्रकार से चुना जाएगा, उसका जो तरीका है वो संसद कानून बनाकर तय कर सकती है, संसद विधि बनाकर तय कर सकती है। और संसद ने कानून बनाया है संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965, जिसमें लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों से भी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव उसी तरीके से होगा जिस तरीके से राज्य से किया जाता है, यानी कि जनता ही चुनेगी उन्हें। तो आप ये ध्यान रखिएगा
कि केंद्र शासित प्रदेशों की चुनाव की प्रणाली संविधान में नहीं दी हुई, इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया है। और राज्य के लिए भी अधिनियम बनाया, राज्यों के लिए नहीं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी अधिनियम बनाया गया है, यानी कि अधिनियम में व्यवस्था की गई है। ठीक है, वर्तमान में इतने ही सदस्य चुने जा रहे हैं। देखिए 2019 से पहले लोकसभा में 545 सदस्य चुने जाते थे, यानी कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य भी चुने जाते थे। और अधिकतम कितने चुने जा सकते थे, +2 और कर दो इसमें, यानी कि 552। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय की व्यवस्था को खत्म, आंग्ल भारतीय जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य किसे बोलते हैं? देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो आजाद होने के बाद सभी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ यहीं पर बस गए और उन्होंने यहीं पे शादी कर ली, और उनकी जो संतानें हैं वो आंग्ल भारतीय के व्यक्ति कहलाए। तो उन्हीं को देश में समान अधिकार देने के लिए संसद में, लोकसभा में ऐसे 2 सदस्यों को चुनने के लिए राष्ट्रपति को पावर्स दी गई। और अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति उसी समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, यानी कि बिना चुनाव के ही उसी समुदाय के 2 लोगों को लोकसभा का सांसद नियुक्त कर देगा। लेकिन इस व्यवस्था को 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया है। किस प्रकार समाप्त किया, उसके लिए मैंने एक आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में वीडियो डाल दिया है, उसमें पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो आंग्ल भारतीय समुदाय की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है, अब इनको नहीं चुना जाता। अंतिम बार 2014 में चुना गया था, 2014 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें चुना गया था, तो उन्होंने 5 साल तक कार्य किया। और 2019 के चुनाव में भी इनको नहीं चुना गया, 2024 के चुनाव में भी नहीं चुना गया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए अनुच्छेद 83 ये कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष का कार्यकाल कैसे गिनेंगे, जैसे अभी हमने 2024 में लोकसभा के चुनाव वोट दिए थे, तो पहले क्या होता है, चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में परिणाम आता है, रिजल्ट आए थे 4 जून को। तो रिजल्ट आने के बाद में हमें पता चल जाता है किसकी सरकार बनेगी। एक गठबंधन बन गया था तो उसके हमें पता चल जाता है कि सरकार किसकी बनेगी, जैसे मोदी जी की बनी थी। तो परिणाम आने के बाद में सरकार नियुक्त होती है, यानी कि प्रधानमंत्री शपथ लेता है। जैसे पीएम नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहते हैं कि लोकसभा की बैठक करानी है, इस तारीख को, फलाना तारीख को लोकसभा की बैठक होगी। तो जैसे कोई निश्चित दिन निश्चित किया, जैसे मान लेते हैं 25 जून को ना, वैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, 25 जून को लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो सरकार एक व्यक्ति को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करती है। सामयिक अध्यक्ष होता है अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि जो पिछली लोकसभा का अध्यक्ष था उसका तो कार्यकाल खत्म हो गया, वो केवल अस्थायी अध्यक्ष को न चुनने तक ही अध्यक्ष रहता है। तो इसलिए राष्ट्रपति एक जो लोकसभा के नए सदस्य चुने गए हैं, जो 2024 के चुनाव में चुने गए थे, उसी में से किसी एक वरिष्ठ सदस्य को, जो कि जिसकी सलाह सरकार देगी, उस सदस्य को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुनेंगे। और जब 25 जून को लोकसभा की बैठक होगी तो 25 जून, 26 जून और 27 जून, अधिकतम 3 दिन, इन 3 दिनों में यही व्यक्ति लोकसभा की बैठक में अध्यक्षता करता है और लोकसभा का कार्य करता है, लोकसभा की बैठक का संचालन करता है। करता क्या है भाई, देखिए इसका काम यह होता है कि जो सदस्य होते हैं उनको लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। तो 543 सदस्य का चुनाव होता है, तो हो सकता है कि 2-3 सदस्य तो
चुने नहीं जाएं, क्योंकि उनकी कुछ की मृत्यु हो जाती है तो उनको शपथ दिलानी पड़ती है। तो पूरे को तो एक दिन में शपथ नहीं दिला सकते। तो जैसे आज अगर 250 को शपथ दिलाई है तो बाकी बचे हुए को कल शपथ दिलाएंगे, और अगर उसमें से भी कुछ बच जाते हैं तो उनकी शपथ उनको कल शपथ दिलाई जाती है। तो सामयिक अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष को इसी कारण से नियुक्त किया जाता है। इसका काम यह होता है कि सभी सदस्यों को जो नव निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाना। शपथ दिलाने के बाद में सरकार ये तय करती है कि अब नए अध्यक्ष का चुनाव कब करना है, और फिर नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपकी एक अलग प्रक्रिया बता दी है, तो इसके बारे में एक अलग दिन पढ़ेंगे। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल किस दिन से शुरू होता है? जब लोकसभा की पहली बैठक होती है जो कि 25 जून को हुई। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि यदि लोकसभा की पहली बैठक 25 जून को होती है, 25 जून 2024 को होती है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म होगा? इसमें 5 साल जोड़ लो, यानी कि 2024 में 5 जोड़ेंगे तो 2029, और जून में खत्म होगा। महीना तो वही होगा, साल में 5 जोड़ लो। और तारीख कौन सी होगी भाई? 25 जून से एक दिन पहले, यानी कि 24 जून को। 24 जून को लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 24 जून में रात का 12 बजे तक लोकसभा जीवित रहेगी, और जैसे ही 12:01 होगी तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वैसे सरकार 24 जून से पहले ही लोकसभा को विघटित कर देती है। अब राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझ जाइएगा। लोकसभा कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको अपन बढ़ा सकते हैं। जैसे कई बार युद्ध हो जाता है, अगर कोई बाह्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, 24 जून से पहले अगर उसने आक्रमण कर दिया, तो लोकसभा के नए चुनाव कैसे करा सकते हैं भाई? युद्ध का माहौल है, तो युद्ध में तो नए चुनाव करा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपातकाल जब भी लगेगा तो संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बार कानून बनाएगी, 1 साल कार्यकाल बढ़ जाएगा, यानी कि 2030 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि युद्ध लंबा चलता है तो एक बार फिर से कानून बनाकर 1 साल और कार्यकाल बढ़ा देंगे। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। तो आपातकाल के समय लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 साल होता है। अब राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 83 में राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। देखिए, जब हमारे राज्यसभा के चुनाव हुए थे, प्रथम चुनाव 1951-52 में, तो उस समय जितने सदस्य चुने गए थे, कुल सदस्य जितने भी चुने गए थे, क्योंकि उस समय इतने सदस्य नहीं थे, तो यह निर्धारित हुआ कि लोकसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। देखो, उस समय क्या हुआ था, सभी सदस्यों को एक साथ चुना 1951-52 में। और लॉटरी निकाली कि कौन से सदस्य 2 साल बाद में रिटायर होंगे, यानी कि नियुक्त होने के बाद में। तो जैसे ही 51-52 को सभी सदस्यों को नियुक्त किया, तो लॉटरी निकाली कि कौन से सदस्य 2 साल बाद में रिटायर होंगे। और एक और लॉटरी निकाली कि कौन से सदस्य 4 साल बाद में रिटायर होंगे। जैसे मान लीजिए 1951-52 के चुनाव में हमने 6 सदस्यों को चुना, तो जिन सदस्यों का नाम पहली लॉटरी में आया वो 2 साल बाद में रिटायर होंगे, यानी कि 2 सदस्य जो 2 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे। और जिनका दूसरी लॉटरी में नाम आया वो इसके भी 2 साल बाद में, यानी कि 4 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे। और जो बाकी बचे हुए 2 सदस्य, क्योंकि अभी 2 सदस्य बचे हुए हैं ना, तो वो इनके भी 2 साल बाद में रिटायर होंगे। तो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया? ये 6 वर्ष तक रुके हैं। तो इसी तरीके से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
और जो सदस्य यहाँ पर रिटायर हुए थे उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाएंगे, वो भी 6 साल तक राज्यसभा में कार्य करेंगे। और जो सदस्य 2 साल बाद में रिटायर हुए थे उनकी जगह पर नए सदस्य चुने जाएंगे, तो वो सदस्य भी 6 साल तक कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में नियुक्त किए जाते हैं। इसी को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे देता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। देखिए, अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा से संबंधित था, उसमें एक और प्रावधान ये है कि हमारा जो देश है पूरा भारत, देखिए हमारा पूरा भारत है। वैसे चित्र में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, तो ये मेरा चित्र बना दिया है। तो पूरे भारत को 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेश को इस प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में पूरे भारत को 543 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें अपन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। और इन्हीं क्षेत्रों से, जैसे कोई क्षेत्र है तो उसी क्षेत्र के लोग वोट देकर अपना एक नेता चुनते हैं, जिसे अपन सांसद बोलते हैं। और इसी प्रकार एक जगह से एक सांसद चुना, तुमने 543 जगह से कितने सांसद चुने जाएंगे? 543। तो वर्तमान में 543 सांसद चुने जाते हैं। कौन से राज्य में कितने लोकसभा की सीटें आएगी, ये कैसे निर्धारित होता है? देखिए, जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको लोकसभा में उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेगी। जैसे राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनसंख्या कम है तो इसको लोकसभा में 25 सीटें प्राप्त हैं, जबकि यूपी के पास में जनसंख्या ज्यादा है तो इसको लोकसभा में 80 सीटें प्राप्त है। इसी प्रकार जिस राज्य की पूरे भारत की जनसंख्या में जितना योगदान होगा उसको उसी अनुपात में लोकसभा में सीटें मिलेगी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है, 60 लाख से कम है, तो उसके लिए यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे कई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य भी हैं, जैसे गोवा, गोवा की जनसंख्या कम है तो उसके लिए नियम लागू नहीं होगा। लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक को लोकसभा में कुछ न कुछ सीट तो मिलती ही है। अगर उसकी जनसंख्या बहुत कम है तो उस पूरे क्षेत्र को एक संसदीय क्षेत्र मानेंगे और उसको एक सीट तो कम से कम लोकसभा में मिलेगी। जैसे दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, इनकी जनसंख्या बहुत कम है तो दादरा और नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको पूरे को एक लोकसभा क्षेत्र में गठित किया गया है। और इसी प्रकार दमन और दीव, उसको भी पूरा एक लोकसभा क्षेत्र माना गया है। वर्तमान में दोनों एक हो चुके हैं। 2020 में इन दोनों संघ शासित प्रदेशों को एक किया गया है, इसलिए वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश ही है। ठीक है, देखिए एक और नियम लागू होता है कि भारत में किसी राज्य की जो जनसंख्या है, किसी राज्य की जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या में उसको लोकसभा में कितनी सीटें वितरित हो रखी है, जो इसका अनुपात निकलेगा वो सभी राज्यों के लिए समान होगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि किसी राज्य की यहां पे जनसंख्या लिखो और उसको कितनी लोकसभा में सीटें आ रखी है वो लिखो, तो जो अनुपात आएगा वो सभी राज्यों के लिए समान आएगा। चाहे मैं यहाँ पे यूपी की जनसंख्या लिखूं और यूपी की लोकसभा की 80 सीटें लिखूं, तो जो अनुपात आएगा वो राजस्थान की जनसंख्या बटे हुए राजस्थान की 25 सीटों, इसका अनुपात के बराबर आएगा। चाहे यूपी की जनसंख्या में 80 का भाग दो, चाहे राजस्थान की जनसंख्या में 25 सीटों का भाग दो, अनुपात बिल्कुल
समान आएगा। यह अनुच्छेद 81 में कहा गया है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन बिल्कुल लगभग आता है। ठीक है, तो कई बार एक एक नंबर के इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में कितने कौन कौन से सदस्य यानी कि कौन कौन से मुख्य अधिकारी काम करते हैं, जैसे अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, इनके बारे में भी समझेंगे, इनकी क्या शक्तियां हैं।